I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Associate Professor, SPC Government College Ajmer. In last lectures, we have discussed about carbohydrates, and in this lecture, today we are going to discuss about polysaccharides, in which we will discuss about starch as well as about cellulose. Means in polysaccharides, today we are going to discuss about starch and cellulose. पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, इनके कितने भाग होते हैं, इस संबंध में हम आज सारी चर्चा करेंगे। मोनोसैकेराइड्स शर्कराओं के ऐसे बहुलकों को पॉलीसैकेराइड कहा जाता है जिनके अणुभार अत्यधिक कई हजारों और लाखों में होते हैं। वो होते हैं अर्थात हम किसी पॉलीसैकेराइड को यदि उसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें कई मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। बेसिकली पॉलीसैकेराइड जो होते हैं स्वादहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, अतः इन्हें शर्करा या नॉन शुगर्स कहा जा सकता है। लेकिन जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, एंड जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स से नेचर में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो टेस्टलेस होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, जबकि मोनोसैकेराइड जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है उनका और वाइट होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड्स उनसे बिल्कुल डिफरेंट अर्थात विपरीत होते हैं। मोनोसैकेराइड जो हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड एमॉर्फस होते हैं। प्रकृति में वनस्पति तथा जीवों में ये पॉलीसैकेराइड अबेंडेंटली पाए जाते हैं, बहुत बहुतायत से पाए जाते हैं। लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन नामक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। इंसुलिन, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि पॉलीसैकेराइड वनस्पतियों में पाए जाते हैं। वनस्पतियों में ये पॉलीसैकेराइड्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के हरे वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से पॉलीसैकेराइडों का संश्लेषण होता है। पॉलीसैकेराइड्स वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीरों में एक प्रकार से भोजन के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ हम स्टार्च और सेल्यूलोज का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो वनस्पति में पाए जाते हैं और जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस संदर्भ में हम सबसे पहले स्टार्च की बात करते हैं, अर्थात स्टार्च को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेल्यूलोज की बात करेंगे। स्टार्च यह अल्फ़ा ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। C6H10O5 होल रेज़ टू पावर n इसका फार्मूला जनरल फार्मूला होता है और पौधों में ऊर्जा के प्रमुख भंडार के रूप में कार्य करता है। यह चावल और आलू में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि गेहूं, जौ, मक्का और मूंगफली आदि में भी स्टार्च के अच्छे स्रोत हैं। यह आयोडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें गहरा बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। इसी गुण के कारण इसको आयोडोमेट्री या आयोडोमिति जो टाइट्रेशंस होती हैं उसमें इसको इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है। स्टार्च के दो प्रमुख भाग होते हैं। इसमें दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं। पहला ए भाग या अल्फ़ा एमाइलोज टाइप का भाग होता है, जिसको अल्फ़ा अमाइलोज भी कहा जाता है। यह स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है। इसका अणुभार 1×10⁴ से 1×10⁶ तक के क्रम में होता है।
यह ग्लूकोज इकाइयों का एक रैखिक लीनियर पॉलीमर होता है। इसमें ग्लूकोज की लगभग 60 से 6000 तक की इकाइयाँ होती हैं जो परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस द्वारा जुड़ी रहती है। इसकी जल में विलेयता कम होती है और जलीय विलयन में इसके अणु अवक्षेपित होने लगते हैं, जिससे विलयन दूधिया होने लगता है। स्टार्च में ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस बात की पुष्टि होती है कि स्टार्च का एंजाइम डायस्टेज से जल अपघटन करवाने पर माल्टोज बनता है। अतः अल्फा अमाइलेज की संरचना को निम्न से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि अल्फा अमाइलोज संरचना जो होती है उसको हम इस तरह से, जो पिक्चर दिखाई हुई है माल्टोज की इकाई अल्फा अमाइलेज की संरचना। अल्फा अमाइलेज की संरचना को हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके n मॉलिक्यूल्स इस तरह से यहाँ पर अल्फा अमाइलेज लिंकेजेस के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर एक के बाद एक यूनिट जुड़ी रहती है और इसके n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए हमने इसको होल रेज़ टू पावर n कर दिया। अल्फा अमाइलेज की संरचना को हम सरल चित्र से इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें दो ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में यानी n इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती है। बी भाग या बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन, यह स्टार्च का 80 से 90% यानी मुख्य भाग यही बनाता है, बी पार्टी। इसका अणुभार 5 से 5 × 10⁴ से 1 × 10⁻7 तक होता है। इसमें ग्लूकोज बहुलक की श्रृंखला ब्रांच्ड होती है। शाखाएं 1 से 1 to 6 एवं 1 to 3 टाइप से जुड़ी रहती है, जो कि इस तरह के बंधन से उत्पन्न होती है और दो शाखाओं के बीच अशाखित शाखा श्रृंखला वाले भाग लगभग 24 से 30 तक के ग्लूकोज की इकाइयाँ होती है। 1,6 ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस से उत्पन्न शाखा युक्त एमाइलेज पेक्टिन जो है को निम्न प्रदर्शित किया जा सकता है। एमाइलोपेक्टिन की संरचना का यदि सरल हम भाग देखें तो वो देखिए इस तरह से होता है, जो कि इस तरह से आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। एमाइलोपेक्टिन की जो एक सिंपल संरचना है उसको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। सेल्यूलोज की बात करें हम, ये सारी बात हुई अभी जो हमने की स्टार्च की बात थी। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, कि सेल्यूलोज भी स्टार्च की भांति ही ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है, जिसका कि जनरल फार्मूला C6H10O5 होल रेज़ टू पावर n होता है। लेकिन स्टार्च में ग्लूकोज की परस्पर इकाइयाँ अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि सेल्यूलोज में ग्लूकोज की इकाइयों के मध्य बीटा ग्लूकोसिडिक बंध होता है। यानी वहाँ पर देखिए अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस था, यहाँ पर बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस हैं। पौधे की कोशिकाओं की भित्ति का यह प्रमुख अवयव है और लकड़ी के लिग्निन के साथ पाया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत जो मुख्य रूप है वो कॉटन है, रुई होती है, जो एक प्रकार से शुद्ध सेल्यूलोज ही होती है। यह एक श्वेत ठोस होता है जो जल में विलयनशील नहीं होता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। इसका अणुभार 20,000 से 50,000 तक होता है, जिसमें 5,000 से 10,000 तक की ग्लूकोज की इकाइयाँ जो कि अनब्रांच्ड फॉर्म में बंधी रहती है, जुड़ी रहती है। ग्लूकोज की एसिटो अपघटन, एसिटोलाइसिस जिसको कहते हैं, कराने पर सेलोबायोज ऑक्टो एसीटेट बनता है, जिसमें निर्णय निकलता है कि सेलुलोज में सेलोबायोज इकाइयाँ होती है, अर्थात ग्लूकोज इकाइयाँ पायरेनोज संरचना में होती है और ग्लूकोज की दो परस्पर इकाइयाँ बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस द्वारा जुड़ी रहती हैं। दो सेलोबायोज इकाइयों के मध्य यदि ग्लूकोसिडिक बंध
की प्रकृति अल्फा या बीटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए सेल्यूलोज का एसिटो अपघटन बहुत सावधानीपूर्वक करते हैं। इस प्रकार से सेलोट्रायोज तथा सेलोटेट्रोज बनते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सेल्यूलोज में समस्त ग्लूकोज की इकाइयाँ परस्पर बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस द्वारा जुड़कर एक अशाकित श्रृंखला बनाती है। अतः सेल्यूलोज की संरचना को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको कि हम सेलोबायोज इकाई कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से सेलोबायोज इकाई को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। सेल्यूलोज की इन इकाइयों को हावर्थ प्रोजेक्शन के रूप में, फॉर्मूले के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, ये हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है सेल्यूलोज का, और इसको यदि सरल चित्र के द्वारा हम बताएं तो हम इसे आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेल्यूलोज की इकाई को हम बहुत आसानी से इस तरह से यूनिट बनाकर हम कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट पूरा हुआ। अगले बार हम कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।